ये है जय शाह जो कि रिसेंटली आईसीसी के चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के हेड। Cricket is not just sports for us, but it's an emotion. लेकिन क्या आपने इन्हें कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं। क्या आपको पता है कि ये किस क्लब से खेले हैं या फिर डोमेस्टिक में इन्होंने किस टीम को रिप्रेजेंट किया है? शायद हम में से किसी को इसका जवाब नहीं पता होगा क्योंकि इन्होंने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन्हें क्रिकेट की नॉलेज है या नहीं? वेल, मैं यहाँ पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्हें शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी क्योंकि वो है इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे और इसी वजह से उन्हें ये पोस्ट आसानी से मिल गई। उनका करियर काफी आसान तरीके से गोल्डन स्पून में उन्हें मिल गया, वो भी बिना किसी स्ट्रगल या फिर हार्ड वर्क के। एंड इसी चीज को कहते हैं नेपोटिज्म। वेल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन उन्हें इस फील्ड में एंट्री लेने के लिए शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी दूसरों को करनी पड़ती है। और अक्सर लोग नेपोटिज्म को सिर्फ बॉलीवुड से रिलेट करते हैं, जहाँ काफी सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये नेपोटिज्म वाली चीज सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि हर जगह होती है। एंड इवन हम सबके फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट में भी, जिसे लोग काफी इजीली इग्नोर कर देते हैं बिना किसी डिबेट के। कई सारे प्लेयर्स जिनके पास फेमस सरनेम्स हैं, उन्हें इजीली इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का रास्ता मिल जाता है। क्रिकेट बोर्ड्स में भी काफी लोगों को इसी तरीके से एंट्री मिली है। इनके अलावा भी और लोग एसोसिएशंस के हेड बन चुके हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। ये बात काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि इससे जो रियल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके चांसेस काफी कम हो जाते हैं टीम का पार्ट बनने के लिए और उन्हें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, जिस वजह से इंडिया को एक वैल्यूएबल प्लेयर को खोना पड़ता है। एंड यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सब सही है और क्या क्रिकेट में अब नेपोटिज्म रूल कर रहा है? Rohan Jaitley is the front runner to becoming the next secretary, that's BCCI. क्योंकि इस सब के चलते शायद हम असली टैलेंट को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अगर क्रिकेट में हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं तो दो ऐसे फेमस एग्जांपल्स हैं जिनकी बात हमें जरूर करनी पड़ेगी, अर्जुन तेंदुलकर और रोहन गावस्कर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और फॉर्मर इंडियन बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर, ये दो ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज आ गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास फेमस सरनेम्स हैं। बट शॉकिंग बात यह है कि ये बात सिर्फ प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेम चीज होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि रोहन जेटली जो कि लेट पॉलिटिशियन अरुण जेटली के बेटे हैं और वो DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। ये साफ साफ बताता है कि फैमिली कनेक्शन सिर्फ ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबकी पहुंच बोर्ड रूम तक है। फेमस क्रिकेटर के बच्चों का अपने फादर के करियर फुटस्टेप्स पे चलना कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट अब एक नेचुरल प्रोसेस बन चुका है। उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो कि ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स के लिए एक सपने जैसी होती है, जिसमें स्टेडियम में टाइम स्पेंड करने से लेकर ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट समझने तक सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और जब तुम इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गेम को देखते हो तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा पैशन इस गेम के लिए और गहरा हो जाता है। राजदीप सरदेसाई, रोहन गावस्कर, बाजिद खान, ये सभी लोग बचपन से स्टेडियम्स और ग्राउंड्स के काफी करीब रहे हैं और इन्होंने अपने फादर्स और साथ में अपने आइडल्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा भी है। ये अपब्रिंगिंग ही है जो बाद में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। एंड वी ऑल नो दैट ये चीज किसी ऑर्डिनरी क्रिकेटर को काफी स्ट्रगल के बाद एकेडमी लेवल तक पहुंचने पर मिलती है। पर ये गोल्डन स्पून वाली क्रिकेट अपब्रिंगिंग एक दो धारी तलवार की तरह होती है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अर्ली एक्सपोजर से एडवांटेज तो मिलता ही है, बट दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन भी स्काई हाई रहती है बिकॉज तुम्हें तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे फादर की लेगेसी से कंपेयर किया जाता है, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ अनफेयर टू सम एक्सटेंट। सुनील गावस्कर का बेटा होने का डायरेक्टली मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे करियर के हर पॉइंट पे सुनील गावस्कर से कंपेयर किया जाएगा, फिर चाहे तुम अपनी इंडिविजुअल जर्नी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लो। बाजिद खान जो कि फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें हमेशा से अनफेयर लगता था कि उन्हें उनके करियर के हर पॉइंट पे उनके फादर माजिद खान से कंपेयर किया जाता था, जो कि खुद अपने आप में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं। और यहाँ पर आते हैं द बिगेस्ट कल्प्रिट्स ऑफ ऑल, मीडिया एंड फैंस। अगर कोई क्रिकेटर किसी लेजेंडरी क्रिकेटर का बच्चा है तो उसकी परफॉर्मेंस के छोटे छोटे फेलियर्स को भी काफी बारीकी से देखा जाएगा, जो एक आम प्लेयर के लिए सिर्फ एक ऑफ डे होता है। इसलिए क्रिकेटर्स उसी चीज के लिए मीडिया का एक इजी टारगेट बन जाते हैं। अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस से वो स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाते जो तुमने नहीं बल्कि कई साल पहले तुम्हारे फादर ने सेट किए थे, तो तुम ऑटोमेटिकली नेपोटिज्म का एक बेकार प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हो, चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी क्यों ना हो। लेकिन इस पूरी स्टोरी का फ्लिप साइड ये है कि तुम्हें तुम्हारे फादर की एक इनवैल्यूएबल गाइडेंस मिलती है।
जो कि बाकी सब प्लेयर्स बस ड्रीम ही करते हैं। मार्क बुचर, जो कि एक फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने अपने फादर एलन बुचर के उनके ऊपर लगाए गए इनपुट्स को अपने क्रिकेटिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना है। दिलीप सर देसाई ने भी ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपने फादर के साथ टाइम बिताकर गेम के टूवर्ड्स एक शार्प इंसाइट डेवलप किया है। मगर ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई लेगेसी तुम्हें अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस से ज्यादा दिन तक नहीं चला सकती। अल्टीमेटली क्रिकेट में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो अपने हार्डवर्क से तुम्हें खुद परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब नेपोटिज्म की बात करें तो लोग गलत तरीके से इसका मतलब समझते हैं। अगर एक बॉलीवुड स्टार के बेटे या बेटी को अपने फादर के नाम पे मूवी मिल जाए तो वो नेपोटिज्म है, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री के बाहर अपना नाम बनाए तो उसे लोग गलत पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। और अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ये पैटर्न हमें कई जगह पर देखने को मिलता है, जो कि काफी आम बात है। टीचर का बेटा टीचर बन जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में जाए, एंड जब तक वो पर्सन अपना काम सही तरीके से डिलीवर कर रहा है तो उसे नेपोटिज्म को प्रोडक्ट कहना काफी अनफेयर होगा। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी की सीट सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से रिजर्व हो जाए, जो कि हमें डिजर्विंग और अनडिजर्विंग का फर्क अच्छे से समझाता है। अब हम इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह का एग्जांपल लेते हैं। जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन सेलेक्ट किया जाना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है और टीवी मीडिया से लेकर फैंस तक सब नेपोटिज्म और इंडियन क्रिकेट गवर्नमेंट्स को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ कई लोग इसे देश के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड की तरह देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फादर अमित शाह की वजह से इसे नेपोटिज्म का काम बताया जा रहा है। क्रिटिक्स का कहना यह है कि ये फादर एंड सन का कनेक्शन मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस को ओवरशैडो कर देता है और ये इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक और एग्जाम्पल बन गया है। वेल ऑब्वियसली जय शाह का बीसीसीआई में एक्सपीरियंस डेफिनेटली वर्थ इट होगा, लेकिन ये भी एक सवाल आता है कि क्या सच में ऐसे पावरफुल रोल्स के लिए सिर्फ किसी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस काफी है या कुछ और क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, वो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड। जय शाह का राइज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा एग्जांपल है जो ऑलरेडी कई लोगों ने फॉलो किया है, जहां कनेक्शंस और स्टेट लेवल एक्सपीरियंस को स्टेपिंग स्टोन के तौर पर यूज किया जाता है। जय शाह ने अपनी जर्नी साल 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन अहमदाबाद के एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के तौर पर शुरू किया था और फिर वो 2013 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे। यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसको बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डायरेक्टली उनके फादर अमित शाह से लिंक था, जो उस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। लेकिन ऐसी पॉलिटिकल बैकिंग केवल जय शाह के लिए नहीं थी, बल्कि कई और इंडिविजुअल्स भी स्टेट क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट से बीसीसीआई तक गए हैं। इसलिए ये कहना काफी सही होगा कि अगर क्रिटिक्स सच में नेपोटिज्म को एड्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को टारगेट करने से अच्छा पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बीच एक सिस्टमैटिक टाइज को रिफॉर्म करने पर फोकस करना चाहिए। उसी के बाद हम सबके सामने एक प्रॉपर पिक्चर बन के सामने आएगी। बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पर ऑपरेट करता है, जिसका अपना सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है और उसके ऑफिस बेयरर्स को इंडिया बाहर के अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशन से इलेक्ट करती है। इस लीगल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जय शाह का बीसीसीआई सेक्रेटरी से लेकर आईसीसी चेयरमैन बनना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि वहां पर हुए इलेक्शंस का नतीजा था। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्निंग बात आती है कि ऐसे लीडरशिप रोल्स के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है, क्या वो सही है? 48,390 करोड़ रुपीस, इस अमाउंट की आईपीएल मीडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर डील फाइनलाइज हुई थी, वो भी साल 2022 में जय शाह की लीडरशिप में। एंड यही चीज बीसीसीआई की फाइनेंशियल पावर को दिखाती है। लेकिन क्या सिर्फ फाइनेंशियल एक्यूमेन लीडरशिप के लिए जस्टिफाई करता है? हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स लाइक एन श्रीनिवासन, शरद पवार एंड अनुराग ठाकुर ये बताता है कि एक ट्रबलिंग ट्रेंड बन गया है, जहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिकेट एक्सपर्टीज पर भारी पड़ जाता है। नेपोटिज्म सिर्फ सेक्रेटरी के लिए नहीं, बल्कि ये इंडियन क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स में हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से बोर्ड मेंबर्स पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल धनराज नथवानी, जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो आकाश अंबानी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक माने जाते हैं और उनके पिता परिमल नथवानी जीसीए के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो कि उन्हें एक पावरफुल पॉलिटिकल नेटवर्क का पार्ट बनाता है। इन द सेम वे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित पवार, जो कि शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू है। शरद पवार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड साथ में वो इस टाइम पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट फिगर भी है। इसके साथ साथ वो फॉर्मर आईसीसी और बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। रोहन जेटली, जो कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो लेट पॉलिटिशियन अरुण जेटली के बेटे हैं, जो कि इंडिया के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। स्नेशीश गांगुली, जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअली में वन एंड ओनली सौरव गांगुली के भाई है, जिन्हें शायद किसी भी टाइप के इंट्रोडक्शन की नीड भी नहीं है और वो खुद बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके
चुके हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निधिपति सिंघानिया, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी महिम वर्मा, आईपीएल के फॉर्मर चेयरमैन अरुण धुमाल और प्रणव आमीन जो कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के करंट प्रेसिडेंट है, ये सभी किसी न किसी वे में पॉलिटिकल पावर से आए हुए हैं और उनका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक नाता तक नहीं है। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि नेपोटिज्म का पार्ट है। रोहन गावस्कर जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और लेजेंड सुनील गावस्कर के बेटे हैं। उन्होंने साल 2004 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 11 ओडीआई खेले थे। इन मैचेस में उन्होंने सिर्फ 151 रन्स बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 54 का था और एवरेज सिर्फ 18.9 का। 2010 में उन्होंने आईपीएल में भी हिस्सा लिया, लेकिन वहां भी उनका परफॉर्मेंस सिर्फ 2 मैचेस में 2 रन्स तक ही सीमित रहा। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, सबकी एक्सपेक्टेशन और होप काफी हाई थी, लेकिन वो अपने फादर की लेगेसी को मैच तक नहीं कर पाए एंड इवेंचुअली उन्होंने बाद में अपना करियर क्रिकेट कमेंट्री में शिफ्ट कर लिया। नेक्स्ट इज स्टुअर्ट बिनी जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनर रॉजर बिनी के बेटे हैं। उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में काफी मौके मिले थे, लेकिन वो कोई खास इंपैक्ट छोड़ने में नाकामयाब रहे। 6 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लिए और 14 ओडीआईज में 20 विकेट्स, जिसमें उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 for 4 की रही एंड उनका ये 6 for 4 का बॉलिंग स्पेल एक टाइम पर बेस्ट स्पेल था किसी भी इंडियन का ओडीआईज में। लेकिन ये लिमिटेड सक्सेस उनकी इवेंचुअल एक्सक्लूजन का कारण बना, क्योंकि उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अक्सर अंडरवेलमिंग माना गया। आईपीएल के 95 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 22 विकेट्स लिए। उनका परफॉर्मेंस हमेशा इनकंसिस्टेंट रहा, जो कि उनकी क्रिकेटिंग जर्नी में एक मेजर इशू बन के रह गया। नेक्स्ट इज मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे हैं। ये वैसे तो हैदराबाद से है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस की कमी के बावजूद उन्हें गोवा की रणजी टीम के लिए चुना गया था। जब उनकी सिलेक्शन पर नजर डालने की कोशिश की गई, तब गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने उनकी तारीफ ही करी थी। उनके छोटे से फर्स्ट क्लास करियर में अजहरुद्दीन ने 2 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 17 रन्स बनाए, जहां उनका बेस्ट स्कोर 15 का था, जो कि बताता है कि वो कैसे अपने फादर के टैलेंट को कम्पिटिटिव वे में सरपास नहीं कर पाए। देन आते हैं मोहिंदर अमरनाथ जो कि महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ के बेटे हैं। उन्होंने इंडिया की 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंडिया को 69 टेस्ट मैचेस और 85 ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने 4378 रन्स और 1924 रन्स बनाए थे रिस्पेक्टिवली। उनका टेस्ट में बैटिंग एवरेज 42.5 का था, जबकि ओडीआई में उनका एवरेज 30.5 का था, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 102 नॉट आउट का था। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोहिंदर अमरनाथ उन रेयर क्रिकेटर्स में से एक थे जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर्स के बेटे होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर पाए और खुद की लेगेसी को भी बना पाए, एंड जिन्होंने दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। नेक्स्ट इज अनिरुद्ध श्रीकांत जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनर क्रिश श्रीकांत के बेटे हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, लेकिन वो तमिलनाडु की टीम में कंसिस्टेंटली जगह पक्की नहीं कर पाए और उनका लास्ट सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के लिए दिसंबर 2010 में हुआ था। उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2008 से 2013 तक खेला, जिसमें उन्हें कुछ ही मैचेस में खिलाया गया और बाद में 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद से वे जुड़ गए, जहां उन्हें उस पूरे सीजन में बस एक ही मैच में खिलाया गया एंड वे भी अपने फादर की लेगेसी को मैच बिल्कुल नहीं कर पाए। ये थे कुछ क्रिकेटर्स जो कि मेनली टैलेंट से तो नहीं बल्कि अपने फादर की वजह से इस गेम का पार्ट बन पाए थे। ऑल्दो इनके अलावा भी काफी ज्यादा नाम है, जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर, बट उनका करियर का ये शुरुआती फेस ही है, सो इट्स टू अर्ली टू जज हिम। बट ये सभी बाकी प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें बेकार परफॉर्म करने के बावजूद भी काफी ज्यादा चांस दिया गया, लेकिन इनमें से बस मोहिंदर अमरनाथ ही मुझे एक एग्जांपल दिखते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। एंड टू द कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे नेपोटिज्म के कंसेप्ट में कोई गलत बात नहीं है। इंडिया में हर कोई बड़े क्रिकेटर के घर में पैदा होना चाहता है, और अगर कुछ बच्चे बड़े क्रिकेटर के घर में पैदा होकर क्रिकेट को परस्यू कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट गलती वहां आ जाती है जब सिलेक्शन उनके मेरिट के बेसिस पे नहीं बल्कि उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर होता है। इस वजह से जो रियल टैलेंट है वो सबके सामने नहीं आ पाता एंड उसे वहीं दबा दिया जाता है, बिकॉज किसी रैंडम प्लेयर के बड़े कनेक्शन की वजह से उसे आगे खेलने का मौका मिल जाता है। एंड इसी तरीके से इंडिया एक टैलेंटेड प्लेयर को खो देती है। अगर पृथ्वी शॉ के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की डेथ के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।